Hasnian is an academician, entrepreneur, economist, analyst, and the youngest Pro-Vice Chancellor for the University South Asian Pakistan. He is the special advisor for the Ministry of Industries and Productions. He has successfully executed various critical strategy and research-oriented projects amplifying the socio-economic impact of incubators in Pakistan and is a key entrepreneur. He authored 5 books and several columns on economics reforms, international relationship, and promotion of the SME industry. So before I invite you, let me invite our Dr. Danny Tan to come forward to give the award to our Dr. Hasnian. Give a big hand to our Dr. Danny Tan. And let's welcome our Dr. Hasnian. So we have 3 guests of honor tonight. So 3 guests of honor will be representing the award to our awardees. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हसन ज़फ़र और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। मुझे बहुत खुशी है, एक्साइटमेंट है ये अनाउंस करने में, आपके साथ शेयर करने में कि पिछले महीने सिंगापुर में डॉक्टर साहब को ऑक्सफोर्ड एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। तो डॉक्टर साहब वेलकम और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो इससे पहले कि मैं आपके तफसीली तारुफ में जाऊँ, हमें ज़रा ये बताइए कि ये अवार्ड जो है आपको, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस सिले में आपको अता किया गया? अच्छा, सबसे पहले तो सर ये बताना चाहूँगा कि ऑक्सफोर्ड एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड बॉडी की तरफ से, ऑक्सफोर्ड स्टडीज़ की जो उनकी ऑक्सफोर्ड कॉलेज बॉडी होती है उसकी तरफ से वो उनके एक सर्टन क्राइटेरियाज हैं, राइट। और उन क्राइटेरियाज के अंदर तकरीबन 16 के करीब क्राइटेरियाज थे, जिनके अंदर जो टॉप लेवल, टॉप रैंकिंग फोटोग्राफर्स भी हो सकते हैं, फिल्म मेकर्स हो सकते हैं, बिजनेस के लोग हो सकते हैं, रियल एस्टेट के हो सकते हैं, प्लस जो है उन्होंने इनोवेशन के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन्होंने क्या क्या कमालात दिखाए। अच्छा, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर एरिया के अंदर वो ये चीज़ नहीं सिर्फ देखते कि आपने एजुकेशन का एरिया भी है। एजुकेशन के एरिया में मुझे उन्होंने सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा तामुल लिया, और जब मेरा इस टाइम पर इंटरव्यू चल रहा था तो 15 मिनट का एक इंटरव्यू होता है। जब वो सिलेक्शन फ़ेज़ 1 होता है, फ़ेज़ 2 होता है, फ़ेज़ 3 में एक इंटरव्यू होता है। उसमें उन्होंने कहा कि हमने आपको एजुकेशन के लिए सिलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन हम इससे कोई ज़्यादा मुतमईन नहीं हो रहे। ये मेरे लिए बड़ा शौक था कि मुतमईन क्यों नहीं हो रहे, कि मेरे इतने SSCIs हैं, इतने मेरे रिसर्च पेपर हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके सर्टन स्टैंडर्ड, जैसे पाकिस्तान के अंदर HEC के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड हैं उसके ऊपर भी छपे हुए हैं, इसी तरीके से एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं उसके ऊपर भी छपे हुए हैं, और इसी तरीके से अमेरिकन मॉडल के ऊपर जो कि वहाँ की एजुकेशन बॉडीज़ होती हैं उसमें भी छपे हुए हैं, चाइना के अंदर बेशुमार हैं। अच्छा, सिर्फ PhD पे नहीं दिया, पोस्ट डॉक पर नहीं दिया, दिया क्या वो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, तो पता चला कि आपने नासेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे अपना PhD का थीसिस भी किया, पोस्ट डॉक भी उसी में किया, हार्वर्ड में फेलोशिप भी उसी पे की, ऑक्सफोर्ड के अंदर भी उसी पे चीज़ पे पढ़ाया। तो मैंने कहा ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने किताब लिखी है जिसके अंदर आपने जो है वो स्मॉल इंटरप्राइजेस के ऊपर बहुत किया, और आपका पूरा PhD और पूरी की पूरी नज़रियात का फोकस जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंटरप्राइजेस की पर है, और आप ये कहते हैं कि अगर स्मॉल इंटरप्राइजेस को बढ़ा दिया जाए और उसके अंदर इनपुट की जाए तो माशरे तब्दील हो जाते हैं, उनके अंदर गैरत आ जाती है और गुर्बत ख़त्म हो जाती है। तो ये आपकी किताब का नाम क्या है जिसमें अच्छा, ये किताब थी बेल्ट एंड रोड, इसके अंदर 1 बेल्ट 1 रोड, अ रोड टू एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, ये उसके ऊपर थी। इसके अलावा जो मेरी किताबें थी उन्होंने कंसिडर ज़रूर की। एक किताब स्क्रूपलस थी जिसके अंदर मैंने सिंगापुरियन मॉडल, चाइनीज़ मॉडल और दुनिया में तरक्की याफ्ता मॉडल्स को पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं
उन मॉडल्स को लिया था। मसलन फॉर एग्जांपल नंबर 1 जिसके ऊपर मैंने कहा था ट्रांसपोर्टेशन को आप कर लें। इसी तरीके से हर कमरे के अंदर पाकिस्तान के अंदर वर्टिकल स्ट्रक्चर्स का आइडिया नहीं है, मैंने कहा तो वर्टिकल स्ट्रक्चर लें और यानी आप तकरीबन 10 शहरों को फैलाने के बजाय ऊपर की तरफ। एग्जैक्टली, यानी आप 10 मरले का जो घर है उसके अंदर आपके 4 अपार्टमेंट्स के ऊपर 3 फ्लोर तक आप ले जाएं, लेकिन हर जो कमरे के अंदर ना एक सिलाई कढ़ाई हो रही हो, एक बिजनेस हो रहा हो और ये सारे मामलात हो रहे हैं। खैर उन्होंने जो मुझसे सवालात किए कि आपने अब तक जितने भी आपने पेपर्स लिखे उसके अंदर जो केस स्टडीज हैं वो सारी आपने अपनी दी। मसलन मैंने लेदर से जूते कैसे बनाए, मैंने टिन के चीज़ों के साथ बाकी चीज़ें क्राफ्ट कैसे की, और उसके अंदर मैंने स्मॉल को मीडियम के यूनिट तक लिया है। मीडियम में आप ये समझ लें कि वो 800 अरब यानी 800 करोड़ तक अगर आप शुरू करें तब मीडियम इंटरप्राइज पे आता है। अच्छा। यानी 150 करोड़ से लेकर 800 करोड़ तक कोई चीज़ शुरू होगी तो वहाँ पर आता है, तो वो उस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ का कायल था कि सबसे पहले जो है वो मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का कायल ही नहीं हूँ। मैं ये नहीं मानता कि अगर आपके पास आपके वाले साहब ने जब आपको तकरीबन 1 करोड़ दे दिया और आपने उसको बिजनेस शुरू किया तो उसको मैं जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मानता। अच्छा। प्लस आपके गिवन सर्कमस्टांसेस में कोई भी पैसा इंजेक्ट करके बिजनेस बनाना उसको पैसा नहीं मानता। यानी जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी, अदरवाइज सब इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। हमारे पास जीरो हो। एग्जैक्टली। अच्छा, जब बिजनेस अगर आप कहते हैं तो बिजनेस के लिए अगर आप कर्ज उठाते हैं या माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं उसके ऊपर कोई हर्ज नहीं, जिसके ऊपर मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन इससे पहले का एरिया कवर करूं कि अवार्ड किस पे मिला, वो ये था कि मैंने 20 के करीब बिजनेसेस भेजे और वो केसेस भी छपे और वो वहाँ पर SECI बड़े रैंकिंग के अंदर छप भी चुके हैं और पूरी दुनिया में एक्नॉलेज हुए। लेकिन इस बुनियाद पे हुए कि वो बिजनेस प्रैक्टिकली चल रहे हैं और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है और उस बुनियाद पे वो कामयाब भी हैं। यानी ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि ये दुनिया उस तरफ चली गई है। मैंने 2 चीज़ों को इस वक्त क्लब किया है। लोग ये समझना चाहते हैं कि हम जो है इसमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8वीं पास की बात करते हैं, धीरूभाई अंबानी की बात करते हैं, वो मियां मंशक की बात करते हैं, वो ये बाकी लोगों की बात करते हैं कि भाई अमीर औरत से शादी की, उस वक्त नेट प्रेजेंट वैल्यू उधर से ले ली, उसके बाद बिजनेस किया और उसके ऊपर बढ़ाते चले गए। ये इन्वेस्टर्स आइडिया ज़रूर है और ये बुरा आइडिया नहीं है। बहुत सारे बिजनेस इंडिया के एंटरप्रेन्योरल आइडिया और इन्वेस्टर आइडिया एक बहुत बड़ा फर्क है। इसको ब्रिजिंग कर ही नहीं सकते आप। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो चलते चले गए, फिर आप इन्वेस्ट करते हैं और उसके अंदर से काम करते चले जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन एरिया के अंदर प्रोसेस गायब हो जाता है। अब प्रोसेस कैसे होगा जब एक आदमी खुद ही जब बिजनेस के ऊपर बैठता है, धंधे पे बैठता है, उसको पता है मेरे पास 1 रुपया नहीं है, उस टाइम पे वो स्वीपर भी खुद होता है और मालिक भी खुद होता है। और उसके बाद से चलता चलता वो एक टीम को डेवलप करता है और ऑर्गेनिक आइडियोलॉजी के ऊपर तैयार करता है। उसका हर एक आदमी एंटरप्रेन्योर ओनर तैयार हो रहा होता है, वो मुलाजिम नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ओनर होता है। बहरहाल इस रिजल्ट के साथ जो है वो जितनी कंपनीज एवेल्युएट हुई उनके पास वो कंपनीज भेजी गई, फिर उन्होंने अपने तरीकेकार से उसको एवेल्युएट किया। एवेल्युएट करके उनको पता चला कि वो अब तक चल रही है। यानी आप यूँ समझ लें कि मैंने ये भी किया कि श्रीलंका में बहुत जाया करता था, टूरिस्ट कंपनी बना दी, तो उसको जब मैंने वहाँ पे उनके जो बिजनेस जो क्राइटेरियाज हैं उस पर रजिस्टर कराई तो बहुत सारे टूरिस्ट कंपनीज वहाँ पे गई और मुझे उस वक्त ज़माने में बहुत प्रॉफिट भी हुआ। सो इस तरीके से मैंने कश एंटरप्राइज किया। अब सेंसा एंटरप्राइज तो खैर बहुत बड़ी हो गई, बाकी और बड़ी इंटरप्राइजेस थी वो भी बड़ी होती चली गई। तो उन्होंने कहा कि क्लब किस तरह किया। अब आपने सुना होगा कि मोटिवेशन के अंदर वो कहते हैं आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इनोवेटिव दिमाग होना चाहिए, आपने कॉफ़ी बीन बना लिया, आपने कुछ बना लिया, ये तो पढ़े लिखे हैं। कुछ लोग सिर्फ बातों का खाना चाहते हैं और जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारा इस तरह का तर्ज चल चुकी है और अमेरिका से ये तर्ज आई थी, अवेकनिंग द जाइंट विद इन, यानी ब्लफ सिखाया जाता है कि आप कोई बिजनेस आइडिया प्रपोजल दें और वो लोग शुरू कर दें। अब फिर जब आपने अपना आइडिया तकरीबन फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 करोड़ का बेच दिया, जैसे एक पाकिस्तान के अंदर एक सीईओ का बुकलेट है, उसके अंदर आपका वो इंटरव्यू छापते हैं, आपसे 5 लाख रुपए लेते हैं, 10 लाख रुपए ले लेते हैं। अच्छा भाई इस तरह का सीईओ बन के क्या करना है, लेकिन उसकी एक्रीडेशन कौन है, कौन उससे प्रूव कर रहा है, किस तरीके से है, कौन एवेल्यूएट कर रहा है, इंटरव्यू कौन कर रहा है, एवेल्यूएशन क्या है, आपने कमाया क्या। तो क्लब मैंने ये किया कि देखो PhD हो या फलां हो, आपने जीरो में हो, इससे मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि जो नहीं पढ़ा, मैं इनकरेज ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी डिग्री होनी चाहिए,
आपने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री मिले, हाईएस्ट इंटेलेक्ट पे जाएं, हाई क्वालिटी जो है लोगों को बनाने और बनने की आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए। मैं उस सलाहियत को मानता हूँ जो सिंगापुर के सदर की थी। मैं उस सलाहियत को मानता हूँ जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, जो हाइड्रोलिक्स के अंदर पीएचडी करने के बाद उन्होंने लॉ में भी पीएचडी इसलिए की कि मैं पूरी दुनिया को कैसे चलाऊंगा, मैं अपने चाइना को उसको कैसे चलाऊंगा, मैं लोगों की शनाख्त कैसे करूंगा। जैसे वहाँ के प्रीमियर ली काइचेक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री चला ली थी। उसके बाद वो क्राइटेरिया उनका बना था कि उनको प्रीमियर इसलिए बनाया जाए क्योंकि वो जीडीपी को हटा के ली काइचेक को ले आए थे। और आज फिर जो उनका आईटी का जो मिनिस्टर है ये भी, और पोलिट ब्यूरो का मेंबर है, उसने भी यही किया था कि पहले इंडस्ट्री बनाई थी, इंडस्ट्री बनाकर एक कामयाब पैसा कमाने वाला आदमी, ऐसा नहीं मिनिस्टर बनने के बाद इंडस्ट्रियां पाकिस्तान में बनती। मेरा आइडिया ये है कि पैसा बना के आप मिनिस्टर बने और अपना पैसा और अपनी इंटेलेक्ट को इंजेक्ट करते हुए एक स्ट्रक्चर को बना। आप एक पहले तो अपनी एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लें, फिर उस क्वालिफिकेशन को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, जिसके ऊपर आपको ये अवार्ड दिया गया। एग्जैक्टली। तो और उसके साथ अब सर मुझे नहीं दिया गया, वहाँ पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तकरीबन मेरे साथ 26 ऐसे लोग थे, 26 लोग ऐसे थे जो कि फिल्म मेकिंग में भी थे, बहुत और एरियाज के भी थे, इंटरप्राइज के भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, जिन्होंने बहुत बड़ा काम करके और बड़े बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस करे किए। उनमें से एक ब्यूटिशियन ऐसा भी है, जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ चंद अरसे के अंदर मिला, उसी से सिमिलर केस है। अल्लाह करे अगली दफा वो एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चले जाए। यानी आप ये देखिए कि उन्होंने क्या किया कि दूर दराज जो रोही के इलाके होते हैं वहां से बच्चे को पकड़ा, उनको काम सिखाया, उनकी आज वो इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, वो आज बच्ची 80,000 रुपये कमा भी रही है, और फिर उसकी शादी भी कराना और फिर उसको एक स्टेटस भी देना और उसको पढ़ाना लिखाना भी। और ऑर्गेनाइजेशंस का काम ये नहीं होता कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने, प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, यानी पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बनाना यानी ये ना होना चाहिए कि आपका जो है वो एम्प्लॉय एसेट ना हो, एम्प्लॉय आपका एसेट हो और इतनी काबिलियत रखता हो कि कल को वो सीईओ की पोजीशन में हो तो आपके साथ वो पार्टनर के तौर पे काम कर ले। इसी के साथ मैं एक और चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस के ऊपर मैं जिसको माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं, ये अब तक एक रफ आइडिया के तौर पे मैं काफ़ी चला रहा हूँ। अब मैं इसको स्ट्रक्चर भी दे दूँ। मैं समझना चाहता था ये आपका जो अब फ्यूचर का एक प्लान है माइक्रो फाइनेंसिंग का। एग्जैक्टली वो मेरा बिल्कुल लोगों से अलग है। मैं उसके ऊपर सिर्फ ये नहीं यानी शोहरत हासिल करना चाहता कि इसके अंदर इंटरेस्ट फ्री है या इसके ऊपर मैं जो है वो कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, यानी यूँ समझ लें कि इसके अंदर सूद नहीं है। और सूद का मॉडल लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है पाकिस्तान में, सूद नहीं है, सूद नहीं है। भाई सूद के अलावा की बात यह है कि मैं माइक्रो फाइनेंसिंग में क्या कर रहा हूँ कि छोटे कारोबारों के लिए पैसे दिए। छोटे से क्या मुराद है? छोटे से मतलब फॉर एग्जांपल आपने सीएनसी का कोई काम करना है, आपने वेल्डिंग की मशीन ले लेनी है, कारोबार को हम छोटा 10,000 कर लें, 30,000 कर लें, 50,000 कर लें, लाख करा लें, लाख कर लें, सीएनसी का मशीन हो जाती है, छोटी छोटी दुकानें हो जाती हैं, छोटे छोटे मामलात हो जाते हैं। उसके लिए आपने पैसे दिए, उसने आपके साथ काम किया। अब आपने उसे ना कर्जे हंसना दिया, ना आपने उससे कोई बात की, उसने और ना आपने कोई लिखत पढ़त की। अच्छा, उसमें ये होगा कि जैसे ही वो ब्रेक इवन पे आएगा वो आपको पैसा वापस करेगा। अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, वो खुद आपको ऑफर करना चाहे तो आप उसके अंदर वो री इन्वेस्ट करके आप उसको पार्टनर बना लें। अच्छा, तो ये है उसका, ये चेन बनती जाएगी। ये मेरा आइडिया तकरीबन मैं नंबर बताना चाहता हूं। पड़त नहीं होगी तो वो कैसे पैसा कैसे वापस करेगा? अच्छा, ये इसके ऊपर क्या होगा, इसको मैं फेथ बेस इकोनॉमिक सिस्टम कहता हूँ। ओके अच्छा, अब इस टर्म को आप कॉइन कर लीजिए कि फेथ बेस इकोनॉमिक टर्म वो होती है कि आपको बड़े अच्छे से पता चल जाता है कि आप जो है वो किस आदमी को दे रहे हैं और किस क्रेडिबिलिटी का है। वो कर्जे हंसना तो नहीं समझ रहा, कर्जे हंसना वही होता है कि कर्ज लेके हंस के दिखा दिया, इस तरह का नहीं होता। तो उसमें ये होगा कि आपने पैसा लिया, जैसे ही ब्रेक इवन पे गए, उस ब्रेक इवन के बाद आपने उस पैसे को डिस्पर्स उसके ऊपर फायदा किया, आपने दिया, उसने आपको पार्टनर बना लिया, वो चेन बनना शुरू की। ये फेथ बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है, ये मैं इसको प्रॉपर शक्ल और माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर एक नए स्ट्रक्चर की शक्ल दूंगा। लेकिन ये ऑफ कोर्स ये अगर मैं बता रहा हूं तो ये आइडिया मेरा चोरी इसलिए नहीं होगा कि ये वही कर सकता है जिसको इसके ऊपर कन्विक्शन होती है, और अगर कोई और कर सकता है तो व्हाई नॉट। ये सब करने के बाद आपने मीडिया में भी अपनी एक जगह बनाई, बल्कि मैं कहूँगा कि यू आर अ लीडिंग एनालिस्ट नाउ। तो
इससे आगे क्या अब आपका कोई सियासत में कोई यू हैव एम्बिशंस देयर? सर इसको एम्बिशन नहीं कहूँगा, पॉलिटिकल मोटिव्स कहूँगा। आई हैव अ क्लियर पॉलिटिकल मोटिव्स। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर मैं होपलेस नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह का निज़ाम यहाँ चल रहा है उसके होते हुए तो आप नहीं आ सकते। लेकिन मेरा क्लियर पॉलिटिकल मोटिव है कि अगर मेरा सोचने वाला दिमाग है तो अरिस्टोटल से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सियासत क्यों नहीं, तो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ख़वातीन व हज़रात, आपने सुना डॉक्टर हसनैन जावेद साहब को। ये हम सब के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है जो उन्हें अवार्ड मिला है, और हम इनको मुबारकबाद देते हैं और आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफ़िज़।